सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग वेरी फाइन। सो बच्चे, कल हम लोगों ने आपके सिलेबस पे बात किया था। क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कितने कितने यूनिट में है आपका सिलेबस डिवाइड है और उस यूनिट्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने कोशिश की थी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की, ताकि आपके माइंड में ये सेटअप हो चुके कि ये चीज हमें पढ़नी है। ठीक है सर? आज सर, आज जो हमारी बात हुई थी कल आपसे, आज हम उसी पे काम करना स्टार्ट करेंगे। दैट इज, हम आज सेट थियरी का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं। ठीक है सर? ध्यान से समझ के। सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जहां भी हो, जिस भी हालत में हो, डजंट मैटर, प्लीज आप नोटबुक और पेन लेके साथ बैठिए और साथ साथ चीजों को नोट डाउन करते रहिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है सर? मैं वैसे कोशिश करूंगा आपको नोट डाउन करने के लिए टाइम देने के लिए। ठीक है सर? तो शुरू करते हैं सेट थियरी, आपका पहला चैप्टर, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। क्या कहा? क्लास 11th एनसीईआरटी सेट थियरी। इंट्रोडक्शन of exercise 1.1। बेसिकली हम सेट थियरी में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जिस तरह के भी कॉन्सेप्ट हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को बड़े डिटेल्स में एक्सरसाइज वाइज हम डिस्कस करते चलेंगे कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और क्या क्या चीजें हमको उसमें पढ़नी है। अच्छा सर, एक बार आउटलाइन तैयार कर लेते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि हाँ, सेट थियरी में हमें ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है सर? आ जाओ, आउटलाइन एक बार लिखता हूं आपके सामने कि बेसिकली हमको पढ़ना क्या है इस सेट थियरी में। अगर पहले टॉपिक की बात करें तो नो डाउट सर आपकी डेफिनेशन आएगी सेट की। ठीक है जी? दूसरे की बात करूं तो दूसरा हमारा आएगा रिप्रेजेंटेशन। ऑफ अ सेट। किसी सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी? इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ने पे कहानी समझ में आती है कि हमें पढ़ना है सर टाइप्स ऑफ सेट। और जो क्या कहा, टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है जी? कि कितने टाइप्स के सेट होते हैं, लाइक नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड सो मेनी सेट्स आल्सो। ठीक है सर? हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली इन सारे के सारे सेट्स का फंक्शन क्या है, आपस में एक दूसरे से कैसे लिंकअप हैं। ठीक है सर? आ जाओ सर। और थोड़ा सा और आगे बढ़ने पे समझ में आता है कि इसी में हम पढ़ेंगे सबसेट एंड सुपरसेट ठीक है जी? सबसेट एंड सुपरसेट, ये चीजें हम पढ़ेंगे। बेसिकली देखेंगे कि सबसेट और सुपरसेट होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन। आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल और क्वेश्चन हम दोनों करेंगे।
कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जांपल्स भी बताऊंगा, कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन भी बताऊंगा, ताकि आपको कम से कम ये आइडिया मिल सके कि कॉम्पिटिटिव लेवल में आपके क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है सर। ठीक है सर, तो हम शुरू करेंगे 0 टू हीरो लेवल तक की सारी चीजें। ठीक है सर, आ जाओ जी। अगर थोड़ा सा आगे बढ़े इसमें तो हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने पे हम पढ़ते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कि कैसे हम किसी सेट को वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम से हम क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व आउट कर सकते हैं सेट थ्योरी के किसी भी क्वेश्चंस को। वेन डायग्राम पे भी बहुत अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा आगे बढ़ने पे यहाँ पे हमको डील करना पड़ता है एक ऑपरेशन, एक नए कॉन्सेप्ट से, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है सर, ऑपरेशन ऑफ सेट्स का मतलब है कि बेसिकली सेट्स पे कैसे कैसे ऑपरेशन हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसी में थोड़ा सा आगे चलने पे हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट, किसी सेट का इंटरसेक्शन, किसी सेट का यूनियन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा आगे बढ़ने पे इसी में समझ में आता है, कि हमें पढ़ना होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। मुझे क्या कहा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, एंड फाइनल कॉन्सेप्ट दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस, या इसी को आप सिंपल डिफरेंस ऑफ ए सेट कहते हो। क्या कहते हो, डिफरेंस ऑफ अ सेट। ठीक है जी, ये बेसिक चीजें हुई, आपकी आउटलाइन तैयार होती हुई नजर आई। किसके बारे में, सेट के बारे में, कि ये चीजें हमने पढ़नी है। एक बार सर लिस्टेड आउट करो इन सारी की सारी बातों को, कहानी को लेके चलता हूं आपके साथ। टेक योर टाइम प्लीज। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इन सारी चीजों को लेके। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी तो हमने कुछ ऐसा स्टार्ट नहीं किया, अब धीरे धीरे हम लेवल अपना बढ़ाना स्टार्ट करेंगे सर। बाय द डेफिनेशन ऑफ सेट से हम आगे सारी की सारी चीजों के साथ डील करते चले जाएंगे। ठीक है जी, आ जाओ फिर। डेफिनेशन ऑफ अ सेट। डेफिनेशन ऑफ ए सेट, डेफिनेशन किसी सेट की क्या होती है, सेट किसको कहते हैं, इसका विजुअलाइज कॉन्सेप्ट क्या है। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन इसकी डेफिनेशन में बच्चों को नहीं क्लियर हो पाती है, थोड़ी बहुत डाउट रह जाता है इसकी डेफिनेशन में कि सेट थ्योरी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। अगर कोई आपसे पूछे सेट क्या है, तो आप सिंपली कहते हो, कभी कभी आप बोल जाते हो जल्दी में कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सर दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन ऑफ सेट। जब भी आप कलेक्शन की बात करते हो, तो सर कलेक्शन में आपका कोई सा भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हो सकता है, राइट। और उसके प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकते हैं, और वो कलेक्शन आपके मुताबिक कुछ और अगले पर्सन के मुताबिक कुछ और हो सकता है, राइट। तो केवल कलेक्शन कहना ये बात लाजिमी नहीं होती है डेफिनेशन ऑफ ए सेट के लिए। ठीक है जी,
अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें कि प्रॉपर डेफिनेशन सेट का है क्या, तो प्रॉपर डेफिनेशन सेट की ये होगी सर कि कलेक्शन ऑफ well defined collection of well defined objects collection of well defined objects। सर मेरे मन में एक छोटा सा सवाल आया, कहो तो पूछूं। सवाल ये आया, डेफिनेशन को देखने के बाद मेरे मन में एक छोटा सा डाउट क्रिएट हुआ, सर बाकी की सारी चीजें ओके अपनी जगह पे, लेकिन ये वेल डिफाइंड का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट्स को डिफाइंड होने की क्या जरूरत पड़ गई, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो बच्चे यही जो वर्ड है वेल डिफाइंड, यही आपका पूरा का पूरा डेफिनेशन क्लियर करेगा सेट के बारे में। सेट का जो भी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन का एक अलग नजरिया देगा ये वेल डिफाइंड वर्ड। आप समझते हैं कि ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है सर, अगर वेल डिफाइंड की डेफिनेशन की बात करें कि वेल डिफाइंड का एक्चुअली मतलब क्या है, एक्चुअल में मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि definition that should not changed from person to person। क्या कहा? वापस रिपीट करता हूं, क्या कहा? डेफिनेशन दैट शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये हुआ मतलब सर वेल डिफाइंड का। थोड़ा सा और स्टडी करते हैं इसमें कि कहना क्या चाहता है ये स्टेटमेंट। डेफिनेशन दैट शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो भी कलेक्शन हम करेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट्स का करेंगे, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स की जो डेफिनेशन होगी, यानी जो कलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट्स का, वो हर पर्सन के नजर में बदलना नहीं चाहिए। इसका उल्टा सोचने पे समझ में आया कि ये जो डेफिनेशन है, ये जो कलेक्शन करेंगे हम ऑब्जेक्ट्स का, वो बेसिकली सारे पर्सन के नजर में, सारे के सारे पर्सन के नजर में सेम होना चाहिए। थोड़ा सा और मॉडिफाइड करने पे समझ में आता है सर कि सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूं मैं। मैंने कहा कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स। क्या कहा? कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स। सर मेरे मुताबिक गुड स्टूडेंट्स के कलेक्शन कुछ और होंगे। सपोज करो, मान लो मैंने नाम लिख दिया कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स में, मैंने नाम ले लिया सर जी राम, पूजा, कुमकुम, राहुल एंड मेनी मोर। बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ये मेरे मुताबिक गुड स्टूडेंट्स हुए। जो गुड स्टूडेंट की क्वालिटी मैं देखता हूं, मेरा पर्सनल व्यू, मेरा व्यक्तिगत विचार, जो गुड स्टूडेंट्स के लिए क्वालिटी होनी चाहिए, उस हिसाब से वो क्वालिटी इन 4 के 4 स्टूडेंट्स में है। लेकिन आप हो सकता है मेरी बातों से एग्री ना करो, आपके गुड स्टूडेंट्स की लिस्ट कुछ और हो, आप कुछ दूसरे नजरिए से गुड स्टूडेंट्स को देखते हो, और आपके मुताबिक सपोज कर लो आपने एक नई लिस्ट तैयार की और ये कह दिया कि आपने की, मान लो आपने एक दूसरी लिस्ट तैयार की और आपने कहा कि श्याम, अमित,
अंकुर आर गुड स्टूडेंट्स। आपकी लिस्ट दूसरी होगी और पता चले कि मैं गुड स्टूडेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ मार्क्स कह रहा हूं कि इनके जो मार्क्स आए और उस हिसाब से मैंने इनको गुड स्टूडेंट्स के लिस्ट में लिस्टेड कर दिया, डाल दिया। और आपने यहाँ पे क्लास के परफॉर्मेंस के आधार पे आपने इन सारे गुड स्टूडेंट्स को लिस्टेड किया है। तो दोनों के डेफिनेशन अलग हुए कि नहीं हुए? हमारे मुताबिक डेफिनेशन गुड स्टूडेंट की कुछ और आपके मुताबिक डेफिनेशन गुड स्टूडेंट्स की कुछ और। कंट्राडिक्शन हुआ कि नहीं हुआ? बातों में मतभेद हुआ कि नहीं हुआ? मेरे मुताबिक डेफिनेशन कुछ और कह रही है और आपके मुताबिक डेफिनेशन कुछ और कह रही है। आपके मुताबिक वो गुड स्टूडेंट्स किसी और क्वालिटी का है, मेरे मुताबिक वो गुड स्टूडेंट्स किसी और क्वालिटी के हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके नजरिए में, सबके दृष्टि में, सबके पॉइंट ऑफ व्यू में सेम डेफिनेशन होनी चाहिए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी। अगर थोड़ा सा आगे बढ़े हमें, आई थिंक आपको समझ में चीजें आ रही होंगी धीरे धीरे, थोड़ा सा और लेवल उठाना स्टार्ट करते हैं। So this is the meaning, the definition that should not be changed from person to person. एक और खूबसूरत बात आपको यहीं पे थोड़ी देर में बताऊंगा कि इसको और हम कैसे और कैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं और आसान भाषा में हम क्या कह सकते हैं। ये रिमार्क जब लिखाऊंगा आपको तब बताऊंगा उस समय में कि बेसिकली और भी कैसे इन सारी चीजों को हम कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मेरे मुताबिक, आपके मुताबिक या किसी के भी मुताबिक, कोई इंडिया में है, जैसे मैंने स्टेटमेंट एक कहा, बच्चे ध्यान से सुनना, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट कहा 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4। ये स्टेटमेंट आपके मुताबिक भी वही होगा, मेरे मुताबिक भी वही होगा और आपके जो फ्रेंड्स होंगे या कोई भी होगा दुनिया में, उसका भी मतलब ये सेम डेफिनेशन ही रहेगी कि हाँ भाई 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 को प्लस करो तब भी 4 मिलेगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करो तब भी 4 मिलेगा। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हर जगह ट्रू होगी या नहीं होगी? सबके मुताबिक डेफिनेशन सेम रहेगी या नहीं रहेगी? दिस इज सो व्हाट द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड का एक्चुअली मतलब हुआ। और अगर आप ये आपने वर्ड समझ गए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो डेफिनेशन में तो कुछ है ही नहीं सर। ठीक है जी। थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा इसी चीज को लेके। ये बात कहनी बिल्कुल गलत हुई कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स। अगर केवल हम यहाँ पे कहते हैं कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, तब ये बात लाजमी होती, तब ये बात अपनी जगह सही होती, आपके मुताबिक भी और मेरे मुताबिक भी, क्योंकि स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। और सर स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, कैटेगराइज करें तो हम क्लास 10th के स्टूडेंट, 11th के स्टूडेंट, 12th के स्टूडेंट, एक स्टूडेंट वो भी हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट्स हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है कोई मैथमेटिक्स पर्टिकुलर पढ़ रहा हो, कोई पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से कर रहा हो, कोई ज्योग्राफी से कर रहा हो, कोई हिस्ट्री से कर रहा हो, वो भी स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो मैं अगर कहूं कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसका मेरे मतलब भी जो डेफिनेशन है वो सेम रहेगी और आपके मुताबिक भी डेफिनेशन सेम रहेगी। या दुनिया में कोई भी हो, वो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट में स्टूडेंट्स को ही रखेगा, जानवरों को थोड़ी लेते आएगा। हाँ ठीक है जी। हाँ सर, थोड़ा सा डेफिनेशन आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं इसमें, एग्जांपल की बात करूं तो
हम एग्जांपल दे सकते हैं क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे के सारे स्टेट्स का कलेक्शन ऑफ कोर्स एक क्या होगा, सेट होगा। अगर मैं बात करूं कलेक्शन ऑफ all the rivers in India, इंडिया में जो भी रिवर्स बहती हैं, उन सारे का सारे कलेक्शन, जैसे सतलज, ब्यास, नुब्रा, ब्रह्मपुत्र नदी भी हालांकि चीन से निकलती है, ठीक है जी। इन सारे के सारे नदियों का कलेक्शन इंडिया में, ये भी क्या होगा, एक स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं बात करूं कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स या सिंपली काउंटिंग नंबर्स को आप एक और नाम से जानते हैं और वो है नेचुरल नंबर। मुझे क्या कहा, नेचुरल नंबर, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ सेट। आप और भी सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, ठीक है जी। इतने सारे एग्जाम्पल्स आई थिंक आपके लिए काफी होंगे और आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है जी। इतनी बातें नोट करिए, चलता हूं आपके साथ। टेक योर टाइम प्लीज। हाँ सर, एक अलग टॉपिक से मिलवाता हूं और वो टॉपिक है आपका उससे पहले एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा रिमार्क लिख लेते हैं इसमें कि बेसिकली चीजें हैं क्या। रिमार्क लिख लेते हैं, सेट के रिगार्डिंग और भी थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली वो है क्या। और ट्रस्ट मी गाइस, ये जो रिमार्क्स लिखूंगा या जो बताऊंगा आपको, वो रिमार्क्स आपको बहुत हेल्प करेंगे सेट का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जानना चाहिए कि सेट थ्योरी में ऐसा भी होता है, ठीक है जी। पहली बात any set is represented by capital letters like capital A, capital B, capital C and so on, so on। हम A B C D E F G H ऐसे चलते चले जाएंगे और इस रिप्रेजेंटेशन ऐसा देंगे हम सेट का कि सेट को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है जी। दूसरी बात करें तो अभी मैं सारी की सारी चीजों को एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। दूसरी बात ये, जनरली द एलिमेंट of a set is written as
small letters like small a, small b, small c and so on। इसका मतलब ये हुआ कि सेट का जो एलिमेंट होगा, सेट में जो भी एलिमेंट होंगे उसको हम स्मॉल ए बी सी से जनरली डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि कोई सेट ए है, क्या है, कोई सेट कैपिटल ए है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, आप कोई डाउट नहीं, आप बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सी से, डी से, ई से, एफ से, कोई से भी, ठीक है जी। तो और मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवेल in English alphabet, collection of all the vowels in English alphabet। तो आप क्या लिस्टेड करोगे, आप सभी जानते हो कि जो इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल होते हैं वो ए ई आई ओ यू होते हैं। क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो आप ए को कैपिटल ए नहीं स्मॉल ए से लिखोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वैसे देखा जाए तो यहाँ पे आपने सेट का, पूरे सेट का रिप्रेजेंटेशन, यानी सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उस सारे का कलेक्शन किया और उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया। इसलिए बोला गया कि सेट, एनी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी डी। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं तो सेट के एलिमेंट की, ध्यान देना है यहाँ पे, सेट के एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं जनरली, ए बी सी डी। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि ए ई आई ओ एंड यू, this is your collection of all the vowels in English alphabet। ठीक है सर, this is your collection of all the vowels in English alphabet। ठीक है जी। सो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये बेसिक मीनिंग है इन दोनों के दोनों रिमार्क्स का। थोड़ा सा और आगे बढ़ने पे समझ में आता है तीसरे रिमार्क की अगर हम बात करें, वो क्या है। तो तीसरा रिमार्क्स है कि इफ, अच्छा इसको क्या बोलेंगे हम, इनको हम बोलेंगे, इन सारे के सारे चीजों को हम बोलेंगे ए ई आई ओ यू को क्या, एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये सेट ए के एलिमेंट हैं और इनको हम लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली, इसी के बारे में ये थर्ड रिमार्क है। और सर देख लेते हैं एक बार। इफ सपोज इफ स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ सेट कैपिटल ए, अगर स्मॉल ए कोई एलिमेंट है किसी सेट कैपिटल ए का, तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, मैथमेटिकली देन मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, स्मॉल ए is belongs to, small a belongs to capital A, small a belongs to capital A। ठीक है जी। स्मॉल a belongs to capital A। अगर मैं belongs to की बात करूं
बिलोंग्स टू की बात करूं अगर मैं, तो बिलोंग्स टू को क्या, बिलोंग्स टू का क्या मतलब है? बिलोंग्स टू का मतलब ये हुआ, जैसे आप कोई भी चीज आप अपने साथ ले जाते हो, लाइक आप ट्रेवल कर रहे हो, कोई लगेज आपके साथ ले जाते हो, तो आप ये स्टेशन पे बोलते हो दिस लगेज बिलोंग्स टू मी, दिस लगेज बिलोंग्स टू मी, ये लगेज मेरा है या मेरे साथ है। ठीक है जी। इसका मतलब यहां बिलोंग्स टू का ये हुआ कि ये सेट ए में, ये एलिमेंट स्मॉल ए सेट ए में मौजूद है। क्या कहा? ये एलिमेंट स्मॉल ए सेट ए में मौजूद है, प्रेजेंट है, सेट ए में इसकी अस्तित्व है। समझ में आ रहा है? और बिलोंग्स टू का अगर मैं बात करूं तो बिलोंग्स टू इज रिप्रेजेंटेड बाय अवशाइलन। क्या कहा सर? अवशाइलन, इसे कहते हैं अवशाइलन। ठीक है जी, इसे अवशाइलन से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल ए जो एलिमेंट है कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है। दिस इज योर अवशाइलन, ए बिलोंग्स टू सेट ए। सपोज करो इसका उल्टा हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एलिमेंट स्मॉल ए है, जरूरी नहीं है कि आप ये स्मॉल ए ही लो, यहां पे कंसीडर करो, आप कोई सा भी एलिमेंट लेके देख सकते हो। सिंपली मान लो ए बी सी डी ये जो भी आप लेना चाहो, बट स्मॉल लेटर में लेना जनरली। ठीक है, कैपिटल लेटर में कब लिखते हैं वो भी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है जी। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी क्वेश्चंस में कैपिटल लेटर में दे देता है, किसी वर्ड को कैपिटल लेटर में दे देता है, सपोज करो प्रिंसिपल, और कह दिया कि इसको सेट के एलिमेंट के फॉर्म में रखो या लिखो, तो आप सिंपली क्या करते हो, प्रिंसिपल में जितने भी वर्ड हैं उनको आप अलग अलग सेपरेट कॉमा करके कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हो, कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हो। जैसे वो कैपिटल लेटर में दिए हैं वो कैपिटल लेटर में ही आप लिख देते हो, वो भी चीज सही है। आप चाहे तो उसको स्मॉल में भी लिख सकते हो, कोई इस पे बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप जैसे चाहे रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन जनरली मैं बोल रहा हूं, साधारणतः यानी ऑलमोस्ट टाइम लगभग हम एलिमेंट्स सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। थोड़ा सा आगे बढ़ने पे समझ में आया कि अगर इसका उल्टा हो जाए, इफ any element small a does not belongs to set a, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसका मतलब ये हो जाएगा इसका मतलब सिंपली ये हो जाएगा क्या कि a डज नॉट, आप अपसाइलन को ऐसे क्रॉस करोगे और ए लिखोगे। क्या कहा? आप अपसाइलन को ऐसे हल्का सा क्रॉस करोगे और लिखोगे ऐसे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए स्मॉल एलिमेंट सेट ए का मेंबर नहीं है। अगर वो सेट में मौजूद ही नहीं है तो मेंबर कैसे होगा? है ना। आपका दोस्त, सपोज करो आपका दोस्त है, आप अपने फैमिली के मेंबर हो या नहीं हो, यू बिलोंग्स टू योर फैमिली, राइट। आप उसको ऐसे लिख सकते हो, राहुल बिलोंग्स टू हिज फैमिली। और सपोज करो उसका कोई दोस्त है, तो क्या वो आपकी फैमिली का हिस्सा होगा? नहीं ना। तो आप उसको लिखोगे ऐसे कि राहुल डज नॉट बिलोंग्स टू
माई फैमिली। ठीक है सर, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेट। अभी ये सारी की सारी चीजें बेसिक्स चल रही हैं आपके सामने, बहुत डिटेल में हम चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट ना हो। ठीक है सर, थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाना चाहेंगे, एक बार लिख के सारी की सारी बातें फाइल करो, कहानी को लेके चलता हूं आपके साथ। टेक योर टाइम प्लीज। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम। अगली बात, अगर हम कहना चाहें इफ एनी एलिमेंट स्मॉल a belongs to सेट कैपिटल A, इसका मतलब ये होगा, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये होगा कि A बिलोंग्स टू कैपिटल A। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है जी, मैथमेटिकली हम इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं। और ये बात इंप्लाइज करेगी, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई, इसको हम क्या बोलते हैं, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई, इंप्लाइज एंड, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चे। आपको अभी से आदत डालनी चाहिए मैथमेटिकल, हर चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का। ये चीजें आपको आगे बहुत सारी चीजों में हेल्प करती हैं। इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय, इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई ए एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर गया तो डेफिनेटली स्मॉल ए, एलिमेंट स्मॉल ए, क्या कहो, एलिमेंट स्मॉल ए इज member of सेट ए। इसका मतलब यह हुआ कि एलिमेंट स्मॉल ए सेट ए का मेंबर है, यानी सेट ए में उसकी मौजूदगी, ये बात दर्शा रही है, ये बात बता रही है, अगर कोई एलिमेंट स्मॉल ए है और वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का एविडेंस है कि स्मॉल ए इस सेट कैपिटल ए का मेंबर रहा होगा। और ऑब्वियस सी बात है, मेंबर था तभी तो बिलोंग किया। और इसका उल्टा भी, कि जब भी आप देखोगे किसी क्वेश्चन में कि अगर कोई स्मॉल ए एलिमेंट है और वो किसी सेट का मेंबर है तो इसका मतलब ये होगा कि डेफिनेटली वो उस सेट को बिलोंग करेगा। इसलिए ये कंडीशन लगाई हमने, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय। आया समझ में ये सारी चीजें। और सर अगले रिमार्क को डिस्कस करते हैं। अगली बात, द एलिमेंट, थोड़ा सा और नीचे लिखता हूं, द एलिमेंट of any set, does not
does not possesses qualitative characteristic. The element of any set does not possesses qualitative, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, qualitative characteristic. इसका मतलब क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक लाइक अगर हम कहना चाहें ब्यूटी, थोड़ा सा और आगे बढ़ने पे इंटेलिजेंसी, like honesty, good, bad and etc. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेसिकली ये कहना चाहते हैं, अभी हम थोड़ा सा डेफिनेशन पे वापस चलते हैं अपने, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और हमने यहाँ पे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में डाला था कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? डेफिनेशन शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी भी पर्सन के नजर में वो डेफिनेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे पर्सन के नजर में जो भी कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का वो समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमने वहां पे एक एग्जांपल लिखा था, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट। अब आप ये नहीं बता सकते कि कोई स्टूडेंट कितना हद तक गुड है, हो सकता है आपके गुड का लेवल डिफाइन करने का कुछ और हो, आप किसी और चीज को देख के गुड डिसाइड कर रहे हो, अगला किसी और चीज को ऑब्जर्व करके गुड डिसाइड कर रहा है, तो पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो गई। आप क्वालिटेटिव कंपैरिजन नहीं कर सकते हो सेट के एलिमेंट में। इस बात का जिक्र इस रिमार्क में किया गया है कि कभी भी आप क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव कंपैरिजन किसी भी एलिमेंट का नहीं करोगे। तो जब भी आपको कहीं से ये क्वालिटेटिव कंपैरिजन दिखे, लाइक कलेक्शन ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ इंडिया, जब भी आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस दिखे, जब भी आपको क्वालिटेटिव चीजें दिखे उस सेट में, तो बता देना कि ये सेट होगा ही नहीं, क्योंकि क्वालिटेटिव कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। कोई चीज कितनी हद तक खूबसूरत है, कोई चीज कितनी हद तक खूबसूरत है, सर खूबसूरती का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है सर, आ जाओ सर, वापस चलते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है जी, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं आप। ऑलराइट, तो ये बेसिक रिमार्क्स थे आपको रिगार्डिंग टू द सेट थ्योरी, और आगे ऐसे छोटे छोटे रिमार्क्स मैं आपको लिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा। जो भी छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट है, बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट है सेट थ्योरी के रिगार्डिंग, वो सारी की सारी चीजें आपको डिलीवर करूंगा मैं। ठीक है, आप आराम से घर पे बैठिए नोटबुक और पेन लेके, और साथ ही साथ पढ़ते रहिए और नोट डाउन करते रहिए। मस्ती में जियो लाइफ यार, कुछ है नहीं जिंदगी में। ठीक है, आ जाओ जी। तो बच्चे, ये तो रहा सेशन हमारा कि डेफिनेशन क्या है सेट थ्योरी की, सेट्स की डेफिनेशन क्या है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और कैसे हम और सारी चीजों को डील कर सकते हैं, और मॉडिफाइड डेफिनेशन कैसे तैयार कर सकते हैं, इस बारे पे हम लोगों ने बखूबी इस बारे में हम लोगों ने बखूबी चर्चा किया, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने बहुत अच्छे से डील किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे विद न्यू टॉपिक ऑफ सेट, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट।
ठीक है, आप इतनी चीजों को रिवाइज करके रखना। नेक्स्ट सेशन में मैं इसी सारी चीजों को आगे कनेक्शन पे ले चलूंगा, आगे सारी की सारी चीजों से कनेक्ट करूंगा। ठीक है सर, मेरे ध्यान रखना, मेरी क्लास की एक बात होती है कि जो भी मैं पहले पढ़ाया होता हूँ, जो भी मैं पहले कॉन्सेप्ट दिया होता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को मैं आगे वाले टॉपिक के साथ लिंक करता हूँ। तो अगर आप रिवाइज करके नहीं आओगे तो सर डेफिनेटली प्रॉब्लम तो आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है मेरी कि प्लीज आप थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम जब भी मिले एक नई एनर्जी के साथ हम अपने टॉपिक को शुरुआत कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कोऑपरेटिव विद मी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।